तो बेटा हमारा आज का पहला ईयरली पास पेपर है अक्टूबर-नवंबर 2024 221 45 मिनट्स का पेपर है। इट्स कैम्ब्रिज IGCSE एंड 40 MCQs हैं। मेक श्योर आप कोई भी आई मीन आपके पेपर पे 20 पेजेस हो, कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो। सही है। चलो, द स्टूडेंट यूजेस मीटर रूल टू मेजर द लेंथ ऑफ द शीट ऑफ द पेपर। विच मेजरमेंट इज शोन नियरेस्ट टू मिलीमीटर। अच्छा, अब देखो, मैं अगर आपको बताऊं नियरेस्ट टू मिलीमीटर, सही है। अगर मैं नियरेस्ट टू मिलीमीटर की डिस्कशन करता हूं ना, तो मिलीमीटर हमारे पास 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो आपको थर्ड डेसिमल प्लेस पे वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं 1.02, सही है, तो ये प्लेस किसकी है बेटा, सेंटीमीटर की है। एंड 3, ये प्लेस किसकी है बेटा, मिलीमीटर की। सही है। सो थर्ड डेसिमल प्लेस आपने देखना है, सही है। कौन सा आंसर थर्ड डेसिमल प्लेस पे है, बी। ठीक है, तो बी इज ऑन द थर्ड डेसिमल प्लेस। इस तरह हमारा आंसर हो गया बी। नाउ रॉकेट ट्रेवल्स at an average speed of 6 kilometer per second in 2 minutes. What is the distance traveled? Okay. बेटा डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास क्या है, 6 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 6000 मीटर पर सेकंड। एंड टाइम कितना है, 2 मिनट्स। लेकिन आंसर सारे किलोमीटर में दिए हुए हैं, तो एक काम करो आप 6 किलोमीटर पर सेकंड ही लिखो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यूनिट भी लिख रहा हूँ। टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, 2 × 60, यानी टाइम हमारे पास सेकंड में इस तरह आ रहा है, और टाइम के यूनिट क्या है, सेकंड। तो यू कैन सी सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, आंसर किलोमीटर में आ रहा है। तो 6 × 2 × 60, 720 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दैट इज हमारे पास 2C हो गया। द डायग्राम शोज वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल as it falls through the air. The ball does not reach terminal velocity. Okay. तो वेट ज्यादा है, देखो वेट की लेंथ ज्यादा है, एयर रेजिस्टेंस की लेंथ कम है, सही है। विच रो डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द ऑन द बॉल, व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज इट फॉल थ्रू। बेटा जैसे जैसे हमारे पास सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है कि ये बॉल नीचे आ रही है, तो नीचे आते आते रिजल्टेंट फोर्स कम होगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी बॉडी की स्पीड बढ़ती है, वो एक्सेलरेट होके नीचे आ रही है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, बॉल की स्पीड बढ़ रही है, तो क्या होगा बेटा, एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी हमारे पास, कम होगी। तो बेटा क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है। और जब रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है, तो हर हाल में आपके पास एक्सेलरेशन भी कम होगी, यानी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। आपका आंसर है ए। ठीक है, फिर दोबारा सुनो। जब आपके पास स्पीड बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्सेलरेशन कम होंगी। कोकोनट फॉल्स फ्रॉम अ पाम ट्री, ओके, एट एक्स द इट just start falling, okay, at y it's a point just before it hits the ground, okay. What is the acceleration of coconut at x? बेटा acceleration of coconut x पे क्या होगी, ये हमारे पास आंसर होगा एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। और अगर वो मुझसे बोल रहा है इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जितनी एक्स पर है उतनी ही वाई पर होगी, सही है। तो दोनों तरफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल सेम होगी। ठीक है बेटा, ना ऑप्शन स्टडी करते हैं, सेम एज वाई, सी आंसर होगा। जितनी एक्सेलरेशन एक्स पर है उतनी एक्सेलरेशन वाई पर होगी, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर रहे हो तो बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगी। सही है। चलो, कार इज ड्रिवन अराउंड अ बैंड इन द रोड एट कांस्टेंट स्पीड। What is the direction of resultant force on the car and
व्हेन इट इज गोइंग अराउंड अ बेंड। ओके, डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा? अराउंड द बेंड। जब डायरेक्शन हम देखोगे तो ये सर्कुलर मोशन की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन होगी किधर बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सही है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि डायरेक्शन हमारे पास किधर होगी, ऑप्शंस पढ़ते हैं बेटा। पैरेलल टू द मोशन एंड इन द सेम डायरेक्शन, नहीं। बोल रहा है इसी डायरेक्शन में फोर्स होगी, नो। पैरेलल टू द मोशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नो। बेटा याद करो हमने क्या किया था, हमने बात की थी कि भाई रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होती है, तो टुवर्ड द सेंटर यूं होगा, एंड इट्स लुकिंग 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द मोशन एंड टुवर्ड्स इनसाइड द बैंड। यस, परपेंडिकुलर टू द एंड आउटसाइड द बैंड नहीं होगी, सी आंसर। ठीक है बेटा। तो ये इट्स अ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट, इसलिए हमने टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल कंसीडर किया है। Diagram shows drawbridge that is attached to a wall by hinge at one end and cable at other end. The weight of the drawbridge and the tension in the cable are represented by the labeled arrows. Okay. There the third force at the hinge, which is not drawn. The drawbridge is in equilibrium, which row shows the direction of the for the force at the hinge. अच्छा, एक काम करो। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों के वेक्टर्स बिल्डअप करूं एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालूं, तो ये एक पहला वेक्टर हो गया, एंड ये हो गया हमारे पास दूसरा वेक्टर। सही है। तो हमारे पास जो तीसरा वेक्टर है वो यहाँ पर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सही है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास एक वेक्टर की टिप से दूसरे वेक्टर का, तो ये तो समझ में आ गया, बी और डी में से कोई एक आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है। सही है। और हमारे पास सिनेरियो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट होगा स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर। सही है। ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर हो गया बेटा, और ये हमारे पास सेकंड वेक्टर हो गया। सही है। तो उसने क्या बोला है, देयर द थर्ड फोर्स एट द hinge विच इज नॉट शोन इक्विलिब्रियम में। ब्रिज क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम में है। तो बेटा इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है ये। सही है। लेकिन इक्विलिब्रियम में आने के लिए इस फोर्स को भी किसी को कैंसिल आउट करना होगा। तो वो फोर्स जो इसको कैंसिल आउट करेगी वो कैसी होगी बेटा? वो ऐसी होगी। ठीक है। फोर्स दैट कैंसिल्स आउट आर, ये पर्पल वाली फोर्स है। सही है बेटा। एक मर्तबा फिर सुनो मैंने किस तरह वर्किंग की है। बेटा मैंने इसका और इसका टिप टू टेल रूल किया, इसको मैंने फर्स्ट वेक्टर कंसीडर किया, इसको सेकंड वेक्टर कंसीडर किया। सही है। रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर। बट मुझे बोला गया है कि हमारा ये ड्रॉ स्ट्रिंग किसमें है बेटा? इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है इसको भी कोई कैंसिल आउट कर रहा होगा, और रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास इन द एंड जीरो आ रही होगी। तो बेटा अगर एक फोर्स इस तरफ है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए दूसरी फोर्स इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है। तो हेंज इस फोर्स को कैंसिल आउट करने की इधर फोर्स लगा रहा है, का मतलब डी आंसर है। ठीक है। ओके, which equation shows the momentum or change of an object? ओके बेटा, फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास? रिजल्टेंट फोर्स इनटू टाइम। ठीक है। सो इट्स डी। ठीक है। Which statement about the use of nuclear fuel as an energy resource is correct? न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में बात हो रही है। सो इट obtains its energy from sun, नहीं बेटा। इट हैज नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, नहीं बेटा। रेडिएशन एमिट करती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन डू नॉट नीड टरबाइन, टरबाइन चाहिए होती है बेटा। कब चाहिए होती है? जब ये बॉयलर के अंदर
स्टीम प्रोड्यूस करते हैं तो टरबाइन की जरूरत होती है। द एनर्जी इज रिलीज बाय न्यूक्लियर फिशन। यस, न्यूक्लियर फ्यूल में एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिशन के थ्रू। ओके, द डायग्राम शोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass m being projected with speed v from a point p to a point q on the top of the cliff edge. The object work does work against the air resistance as it travels from p to q. Okay, what is the kinetic energy of the object when it reaches q? क्या काइनेटिक एनर्जी होगी जब ये q की तरफ रीच करेगी? अच्छा जी, सो अगर हम देखना चाहते हैं व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देख लेते हैं क्या आएगी। बताया गया है ऑब्जेक्ट का मास m है, प्रोजेक्ट हुई है विद वेलोसिटी v फ्रॉम पॉइंट p। ओके, सही है। टॉप ऑफ द क्लिफ, सही है। द ऑब्जेक्ट डज वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस एज वेल, सही है। तो बेटा एक काम करो, सुनो, अम, हमारे पास सिनेरियो ये होगा कि अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं तो इतने हिस्से में हमारे पास क्या डिस्कशन आ जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, सेम होगी। सही है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम हो। सही है। तो अगर हम इसको इस तरीके से डिस्कस करें कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एंड माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए मुझे यहाँ की काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और ऊपर जाते हुए कितना हमारे पास वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन यूटिलाइज हुआ है उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जो बची कुची काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो पॉइंट क्यू पे मुझे मिलेगी। सही है बेटा। तो इस पॉइंट पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसमें से, या टोटल अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट इस एंड पर है ना, तो मैंने टोटल काइनेटिक एनर्जी ये इसमें से इतनी ग्रेविटेशनल एनर्जी माइनस की और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन माइनस कर दिया। अब उधर ऐसे ओपन करके लिखो, क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन हमारे पास डी सेटिस्फाई कर रहा है। सही बेटा। तो दैट इज हाउ हम लोगों ने इस पर्टिकुलर हाइट पर ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन कर लिया। नाउ आगे क्या बोल रहे हैं, डायग्राम शोज a Sankey diagram from the electric drill for an electric drill. Okay, what is the total energy waste shown by the diagram? कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है डायग्राम जो बता रही। अच्छा जी, तो कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है, स्केल क्या बता रहे हैं हमारे पास, स्केल बता रहे हैं द स्केल डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज 40 जूल। दो लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 40 जूल है। ओके, ये किस तरीके की डायग्राम है। ओके, थर्मल एनर्जी, साउंड इनपुट एनर्जी ये दी है। सही है, 40 जूल। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन। सही है। तो बेटा सुनो, मेरे लिए सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, बड़ा डिफरेंट सवाल है, अजीब सा सवाल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो किस तरीके से। बेटा ये सन की डायग्राम्स टू बी ऑनेस्ट मैंने पहली मर्तबा देखी हैं, बट जैसे ये बात कर रहे हैं बात समझ में आ गई, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो इलेक्ट्रिक ड्रिल के लिए हमारे पास क्या एनर्जीज हैं जो जाया वाली एनर्जीज है। ड्रिल क्या, वो ड्रिल मशीन होती है ना दीवार में सुराख करने वाली। तो वेस्टेड एनर्जी हमारे पास साउंड है, हम वी डोंट वांट साउंड, एंड वी डोंट वांट थर्मल एनर्जी। हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट जो भी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रिल में ड्रिल को घुमाने में इस्तेमाल हो जाए। सही है। अब उसने क्या बोला है, दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस जो है ना वो कितना है, 40 जूल है। तो जरा देखो हमारे पास कितनी लाइन आ रही हैं, ये लॉस्ट एनर्जी की एक लाइन, दो, तीन, चार, पांच, पांच लाइन आ रही है। सही है बेटा। तो इन पांच लाइंस के मुताबिक अगर एक लाइन 40 जूल्स की है तो पांच लाइन कितने की होंगी, एक्स, हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स क्या हो गया, 5 × 40 यानी 200 जूल। सही है बेटा।
तो बस ये 5 लाइंस हमने गिनी, एंड एक लाइन 40 जूल एनर्जी वेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास जो 5 लाइंस हैं वो 200 जूल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, एनर्जी वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कौन सा पार्ट है जो एनर्जी वेस्ट में शुमार हो रहा है। उसके बाद हमने जो गिवन था उसके मुताबिक वर्किंग करी। एलिफेंट का वजन 45,000 न्यूटन है, स्टैंड ऑन और 4 फीट। व्हाट इज द एवरेज प्रेशर, sorry, the average pressure on the floor due to elephant in contact with is this. What is the area of each foot? पहले एक काम करो, फोर्स क्या हो जाएगी, प्रेशर टाइम्स एरिया, सॉरी, प्रेशर होगा फोर्स ओवर एरिया, एरिया हो जाएगा प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन प्रेशर। सही है। तो फोर्स है हमारे पास 45,000, प्रेशर है 34,000। बेटा आंसर आ रहा है 1.32। सही है, ये टोटल एरिया है। 4 पाँव है, डिवाइड बाई 4 करो, तो आंसर आ रहा है 0.33 मीटर स्क्वायर। सही है बेटा। तो सिंगल पाउंड का एरिया ये है 11 बी। चारों पाउंड का एरिया निकाला, जो भी आया उसे डिवाइड बाय 4 कर दिया। सम एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड द मेटल कंटेनर विद टाइटली फिटिंग लिड। ओके, एयर को ट्रैप किया हुआ है मेटल कंटेनर में और ढक्कन बड़ा टाइट है। ओके, द कंटेनर इज हेल्ड, द कंटेनर इज हीटेड स्ट्रांगली behind a safety screen. The lid is blown off by increased pressure. मतलब सेफ्टी स्क्रीन लगाई हुई है कि आपको चोट ना लगे, कंटेनर को हीटअप किया जा रहा है और अंदर प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया कि लिड ब्लो ऑफ हो गई। ठीक है। नाउ व्हाट कॉजेज एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कंटेनर। बेटा जब आप इसको हीटअप कर रहे हो तो हीटअप करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स आपके पास ज्यादा स्पीड से आके टकराएंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, एंड दैट इज हाउ प्रेशर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ये टाइमलाइन है पूरी। ठीक है। सो अगर हम इसको डील करें, कैसे डील करेंगे देखें। ईच पार्टिकल एक्सपेंड, पार्टिकल एक्सपेंड नहीं होंगे बेटा। पार्टिकल ऑफ एयर मूव क्विकली, यस दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द कंटेनर इंक्रीज, नहीं बेटा सील्ड कंटेनर था। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एयर डिक्रीजेस, नहीं बेटा सील्ड कंटेनर था, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रही, बी आंसर है। चल आगे बढ़ते हैं। अ वेरी हॉट मग ऑफ कॉफी is near the large unheated swimming pool holding 2 into 10 की power 6 kg of water. Which statement is correct? Is near large unheated swimming pool. Okay. The mug, if the mug of the coffee is tipped into the pool, the coffee will lose much energy than the water in the pool gains. नहीं, एनर्जी लॉस एनर्जी गेन तो बराबर होना चाहिए। सही है। मतलब अगर कॉफी एनर्जी लूज कर रही है तो वाटर इन द स्विमिंग पूल एनर्जी गेन करेगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। नॉट एग्जैक्टली। इंटरनल एनर्जी हमारे पास बेटा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है। ठीक है। तो अगर स्विमिंग पूल में कोई शॉवर लगा हुआ है, कोई फाउंटेन लगा हुआ है, पानी के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से भी एनर्जी होगी। सही है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर इन द पूल इज लोअर देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मग इन द कॉफी। कॉफी मग में इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि कॉफी मग का टेम्परेचर बहुत हाई है। सही है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मग ऑफ कॉफी फॉल्स इट्स इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। ये बात सही है। टेम्परेचर से ताल्लुक, इंटरनल एनर्जी वैसे क्या होती है, सम ऑफ ऑल एनर्जीज इन द बॉडी, बट ओ लेवल आईजीसीएसई के लेवल पे हम इंटरनल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। सही है। द टेम्परेचर ऑफ द मग ऑफ कॉफी फॉल्स इट्स इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। ये सबसे सेंसिबल है, जब टेम्परेचर फॉल होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। Now, the student measures the mass of the water in an open container over 2 hours. The container is kept in a warm room. The results are shown. Okay. Warm room में रखा गया है, open container है. Okay. Why does the mass of water change? Mass of water
चेंज क्यों हो रहा है? तो मास ऑफ वाटर की चेंज होने की वजह क्या है भाई? सिंपल। मास ऑफ वाटर की चेंज होने की वजह है हमारे पास एवोपरेशन, एवोपरेशन विच अकर्स एट एवरी टेम्परेचर। तो देखो मास कम हो रहा है यानी वाटर एवोपरेट हो रहा है विद इन द सराउंडिंग, यानी कंटेनर में पानी की जो मैग्नीट्यूड है वो कम से कम होता जा रहा है। 1 kg of block of aluminium requires more thermal energy to raise the temperature by 1 degree Celsius than 1 block of copper requires. Okay. बेटा Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी होता है, सही है? तो C किसके बराबर हो जाएगा? Q ओवर M डेल्टा टी। अब अगर ये काम मैं आपसे बोलूं कि हम कर रहे हैं एल्यूमिनियम के बारे में, क्या बोल रहा है? 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स मोर थर्मल एनर्जी, तो बेटा इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है, सही है? किसकी? एल्यूमिनियम की। सो एल्यूमिनियम हैज हायर स्पेसिफिक कैपेसिटी देन कॉपर, सही बेटा? हमने एल्यूमिनियम की बात की। एल्यूमिनियम अगर ज्यादा हीट रिक्वायर कर रहा है तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या है बेटा? ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। Block of ice is at temperature of minus 100 degrees Celsius. Energy supplied at constant rate. A graph shows how the temperature change. At which point have the ice completely changed its state to water? Okay. तो बेटा यहाँ पे सॉलिड था, सही है? यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड था, और पॉइंट 2 से 3 पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा, ठीक है? ड्यूरिंग पॉइंट 2 एंड 3 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लिक्विड होगा, सही है? कंप्लीटली चेंज टू वाटर में क्या आएगा? पॉइंट 2, सही है? एंड इसके अलावा हमारे पास क्या बात कर रहा है बेटा? एंड ऑल द वाटर कंप्लीटली चेंज टू द स्टीम। बेटा 3 से 4 के दरमियान क्या होगा? लिक्विड प्लस गैस यानी स्टीम, और 4 के ऑनवर्ड्स क्या होगा? गैस। यानी हमारे पास आंसर आएगा 4, 4 डी आंसर, ठीक है? वाटर वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट अ प्लेन सरफेस। विच प्रॉपर्टी ऑफ द वेव इज चेंज बाय द रिफ्लेक्शन? कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ द वेव चेंज होगी रिफ्लेक्शन की वजह से? बेटा हमने पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन में ना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ चेंज होता है, ना स्पीड ना फ्रीक्वेंसी। तो चेंज सिर्फ क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वेव आ रही है यूं तो टकरा के यूं जाएगी, ठीक है? Light ray passes through air, glass and water. Okay. At which point does the light speed decrease? बेटा लाइट स्पीड एक डिक्रीज होगी W पे, सही है? W से X के दरमियान लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी, और एक Y टू Z के दरमियान डिक्रीज होगी, सही है? सो आंसर शुड बी W जहाँ पे लाइट एंटर हो रही है, एंड Y जहाँ पे लाइट ग्लास में एंटर हो रही है, सही बेटा? तो W एंड Y। नेक्स्ट, plain water waves approach narrow gap in a barrier. Okay. Plain wave, narrow gap को approach करती है. Which diagram show the diffraction pattern that would occur? Okay. Diffraction pattern यहाँ पे क्या होना चाहिए? um, अगर आप नोट करें चारों डायग्राम्स में जो गैप विड्थ है वो ऑलमोस्ट वेवलेंथ के बराबर है, यानी वेवलेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द गैप विड्थ, यानी ये तो कंफर्म है सर्कुलर वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे, सही है? पहली बात। दूसरी बात, डिफ्रैक्शन में भी वेवलेंथ स्पीड और फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता था, सही है? तो यहाँ देखो वेवलेंथ बढ़ गई, दिस इज वाई ये रॉन्ग है, सही है? यहाँ पे भी वेवलेंथ बढ़ गई, दिस इज वाई ये रॉन्ग है। यहाँ पे वेवलेंथ बिफोर एंड आफ्टर सेम है, सही है? और यहाँ भी वेवलेंथ बिफोर एंड आफ्टर सेम, सही है? लेकिन सर्कुलर वेव फ्रंट्स को कंसीडर किया जाता है, दे आर मोर डिफ्रैक्टिंग देन द प्लेन वेव फ्रंट्स, सही है? लेकिन ये तो स्प्रेड आउट कम हो रहे हैं, तो इनकी स्प्रेडिंग क्या है बेटा? लेस है, तो ये रॉन्ग है। इसकी स्प्रेडिंग मोर है, तो ये करेक्ट है, यानी सी आपका सही आंसर है, ठीक है?
चलो, ray of light enters the transparent plastic wedge from air and it is incident on the lower surface of the at critical angle. ओके, तो ये वाला एंगल हमारे पास जो है ना, ये है क्रिटिकल एंगल। सही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई and the angle of refraction r and the critical angle is c. Okay, in which ray diagram the angles are labeled correctly. मैं बेटा इसके ऊपर वर्किंग दिखा देता हूँ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और क्रिटिकल एंगल तो मैंने मार्क कर ही दिया है। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, बी आंसर है। ठीक है बेटा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस गलत हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गलत हो गया, क्रिटिकल एंगल सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस गलत है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सही है, क्रिटिकल एंगल गलत है। ठीक है बेटा। तो दैट इज हाउ हमने आइडेंटिफाई किया। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द थिन कन्वर्जिंग लेंस। स्केल डायग्राम शोज हाउ द लेंस फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इमेज। सही है। विच रो गिव्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। बेटा हमें कहीं बताया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हाँ बताया हुआ है। एक बॉक्स 5 का है। सही है। तो फोकल लेंथ हमारे पास ये है। सही है। सो अब फोकल लेंथ निकालने के लिए देखो मैं क्या वर्किंग कर रहा हूँ। 10 बॉक्सेस 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर। कितने हैं बॉक्सेस बेटा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। 10 बॉक्सेस 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बॉक्सेस हैं। सही है बेटा। तो हमने देखो क्या किया, हमने बोला 8 बॉक्सेस किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स। वैसे तो 4 आएगा लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। एक्स आ जाएगा हमारे पास 5 × 8 डिवाइड बाई 10 यानी 4 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारे पास आ गया बेटा 4 सेंटीमीटर। सही है। अब अगर फोकल लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया है, एक ही ऑप्शन है, तो आंसर वैसे ए ही है, लेकिन मैं इसको भी दिखा देता हूँ बेटा, ये 2.5 बॉक्स है। सही है। तो 2.5 बॉक्स हमारे पास, नहीं एक मिनट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस पूरा 5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है बेटा। इमेज से लेंस तक का फासला एक पूरा बॉक्स आ रहा है, 10 स्मॉल बॉक्सेस आ रहे हैं यानी 5 सेंटीमीटर। तो आंसर है ए। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव निकालो। तो बेटा लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एफ। तो वी है हमारे पास क्या? रेडियो वेव इज अ मेंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ होगी एंड 2.0 एक्सपोनेंट 5। 1500 22D। ठीक है। आगे बढ़ो। कैंडल इज कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लाउड स्पीकर। ओके। लाउड स्पीकर प्रोड्यूसेस साउंड वेव दैट causes the air particle to vibrate. The vibrating air particle make the candle flame vibrate in the same direction as the air particles vibrate. Okay. Which row shows the vibration? Vibration तो बेटा होगी ऐसी, और नेचर ऑफ साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। सही है बेटा। तो आंसर इज सी। Diagram shows part of the magnetic field around the strong magnet, in which position the magnetic pole experiences the strongest force. जहाँ फील्ड लाइन सबसे करीब करीब है, और कहाँ है फील्ड लाइन सबसे करीब करीब? हमारे पास पॉइंट ए पर सबसे ज्यादा फील्ड लाइन करीब करीब। सही है बेटा। There's a current of 0.6 ampere in a closed circuit. How much charge passes in 2.5 minutes? Q equals to IT। करंट है 0.6, टाइम कितना है बेटा? 2.5, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 0.6 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 60 90। सी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा।
चलो आगे बढ़ते हैं। Which two physical quantities have the unit जूल पर कूलम? तो जूल निकलता है वर्क से और कूलम निकलता है चार्ज से, तो बेटा वोल्ट होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पीडी दोनों के यूनिट सेम होंगे हमारे पास। सही है। पीडी का भी यूनिट वोल्ट होता है, ईएमएफ का भी यूनिट वोल्ट होता है। कॉपर वायर इज प्लेस्ड in an electrical circuit and the resistance is measured. The wire is then replaced with the second copper wire with twice length and quarter the diameter. अच्छा, what is the ratio of the resistance between the two wires? सही है। तो बेटा थोड़ी सी लंबी यहाँ पे करनी होगी, देखते हैं। बेटा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है। अगर लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, डबल हो। सही है। तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं। बेटा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट फर्स्ट वी नीड टू नो ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर को अगर मैं डायमीटर की लैंग्वेज में लिखूं तो डी अपॉन टू का होल स्क्वायर, यानी पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। सही है बेटा। तो इन दैट केस रेजिस्टेंस हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पाई और फोर को तो हटा दो, ये कांस्टेंट है। सही है। रेजिस्टेंस हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। ठीक है। इससे हमने ये फाइंड आउट किया। एक बार तो फिर सुनो मैंने क्या किया, ये तो सिंपल बात है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस डबल होगा। सही है। नाउ अब बोल रहा है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला वायर का पाई आर स्क्वायर होता है, जिसको आर को मैंने डी की लैंग्वेज में डी अपॉन टू का होल स्क्वायर लिखा एंड वैल्यू ये आई। नाउ पाई और फोर कांस्टेंट है, इन्हें हमने साइड में किया, तो एरिया डिपेंडेंट है डी स्क्वायर के। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। सही है बेटा। अब बोल रहे क्वार्टर द डायमीटर। बेटा अगर डायमीटर क्वार्टर हो रहा है तो क्वार्टर का स्क्वायर क्या होगा, 16 गुना कम। यानी डायमीटर हमारे पास 16 गुना कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस 16 गुना बढ़ेगी। सही है। पहले रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ी थी इस फैक्टर के हिसाब से, और अब इस फैक्टर के हिसाब से हमारे पास डायमीटर जो है वो 16 का रेशियो दे रहा है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास 1/16 का रेशियो दे रहा है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास 16 गुना बढ़ जाएगा। नाउ बेटा इस फैक्टर के थ्रू रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ी है, इस फैक्टर के थ्रू रेजिस्टेंस 16 गुना बढ़ी है, तो 2 × 16 कितना हो जाएगा, 32। यानी हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो आ रहा है रेजिस्टेंस 32 गुना बढ़ गई। पहले वन टाइम थी और अब 32 गुना बढ़ गई, तो डी आंसर आ रहा है। एक मरतबा फिर मैं इसको गो थ्रू करवाता हूँ, बिकॉज आई नो इससे रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा जन्म लेंगे। सही है। फिर दोबारा सुनो। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। सही है। हमने बोला लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, ये तो बहुत आसान काम था। देन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, ये आ गया, तो हमें पता चला एरिया डी स्क्वायर के साथ डिपेंडेंट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एरिया हमारे पास डी स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगा, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है। अब हमसे बोला गया डायमीटर क्वार्टर हो गया है। सही है। तो क्वार्टर के मुताबिक अगर हम देखें तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, और डी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यानी 1/16 का फैक्टर आ रहा है। ठीक है। तो डायमीटर 1/16 टाइम्स कम हुआ तो हमारे पास सिनेरियो क्या बिल्डअप हो गया, रेजिस्टेंस 1/16 टाइम्स बढ़ गया। तो बेटा यहाँ पे 2 गुना बढ़ रहा है, यहाँ पे 16 गुना बढ़ रहा है, ओवरऑल 2 × 16 यानी 32 गुना आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो पहले 1 था तो अब 32 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो दैट इज आवर सी का आंसर। डी आंसर है 27 था। विच सर्किट कंटेन्स डायोड? बेटा ये रहा डायोड, ये रहा डायोड, एंड कनेक्टेड विथ फिक्स्ड रेजिस्टर। बेटा ये रहा फिक्स्ड रेजिस्टर और ये रहा फिक्स्ड रेजिस्टर, तो हमारा सी आंसर 28 सी। ओके। 29, the circuit shown in resistor X has twice resistance than that of Y। बेटा X अगर 2R है तो Y क्या है, R। सही है। Which statement about the circuit is correct? The current in the cell is greater than the current in X। जो बात है भाई, करंट, सेल तो करंट प्रोवाइड कर रहा है ना, टोटल करंट होगा सेल में, तो करंट इन द सेल ज्यादा होगा करंट इन एक्स के मुकाबले में।
सही है भाई। तो करंट इन एक्स इज ग्रेटर देन करंट इन वाई, नहीं बेटा, एक्स की रेजिस्टेंस ज्यादा है, डबल है, तो वाई में करंट ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स, नहीं बेटा, तीनों पैरेलल में सेम वोल्टेज होगा। वीडी अक्रॉस एक्स, नो बेटा, पैरेलल में सेम वोल्टेज होगा, तो ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। 4 ohm resistor and 8 ohm resistor are connected in series with power supply. Voltmeter connected across 8 ohm resistor and reads 36 volts. Okay. इस सर्किट को जरा डायग्राम बनाकर मैं आपको बताता हूँ। ये 4 ओम है, ये 8 ओम है। सही है। क्या बोल रहे हैं बेटा? वोल्ट मीटर 8 ओम रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है और वोल्ट मीटर रीड क्या कर रहा है बेटा? 36 वोल्ट। सही है। व्हाट इज द वोल्ट मीटर रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर? क्या वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी जब वो 4 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड होगा? सही है भाई। तो एक काम करो, पहले, वैसे तो हम इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखो, 1:2 का रेशियो है ना, 1:2 का रेशियो है। सही है। तो नीचे की रेजिस्टेंस डबल तो वोल्टेज डबल, तो ऊपर क्या होगा वोल्टेज? नीचे के मुकाबले में हाफ। 36 का हाफ क्या होता है? 18। तो ऊपर क्या होगा बेटा? 18 वोल्ट। सही है। ये हमने क्या किया बेटा? रेशियो मेथड से किया है। यहाँ पे रेशियो है 1:2 का। सही है। तो अगर नीचे रेजिस्टर डबल है तो वोल्टेज डबल, यानी ऊपर रेजिस्टर हाफ तो वोल्टेज हाफ। 36 का हाफ 18, तो 30 B। ओके। मेटल रॉड एक्स वाई is placed in a magnetic field so that is perpendicular to the field. In which direction the rod moves so that there is an induced current from y to x? ओके। तो फील्ड नॉर्थ टू साउथ दिखाई हुई है। y टू x करंट के लिए हमें रॉड को आ, एक मिनट, फील्ड ये हो गई, y2x बोल रहा है ना? हाँ, सही है। In which direction the rod is moved so that there is an induced current from y to x? इंड्यूस करंट यानी जनरेटर है। सही है। करंट जनरेट करवा रहे हो, इंड्यूस करंट, तो ये बेटा हमारे पास जनरेटर का रूल है। एंड जनरेटर का रूल है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगेगा। सही है बेटा। मैंने आपको क्या बताया था? लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल कब यूज करते हैं? जब आप एसी जनरेटर की बात कर रहे हो, जब आप नेगेटिव चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो, या फिर जब करंट अननोन हो। ये जनरेटर है, तो हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। सही है। तो मैं जरा अपना कैमरा खोल के आपको दिखाता हूँ हाउ आई अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके बेटा, ये देखो, फील्ड ये है इन दिस डायरेक्शन। अब देखो, करंट y2x जा रहा है, ये फिंगर करंट की है। फोर्स किधर लग रही है? आउट ऑफ द पेज। सही है। फील्ड नॉट टू साउथ, आई मीन फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, करंट y2x जा रहा है एंड फोर्स आउट ऑफ द पेज लग रही है। तो इन दैट केस हमारे पास फोर्स है आउट ऑफ द पेज। डायग्राम शोज बेसिक इलेक्ट्रिक मोटर। ओके बेटा, कंपोनेंट वाई क्या है? कार्बन ब्रश। एंड जी क्या है? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। एंड एक्स क्या है बेटा? कॉइल। सही है बेटा। तो इन दैट केस हमारे पास सिनेरियो ये आ जाएगा। हम्म। वाई कार्बन ब्रश,
एक्स से शुरू करते हैं, एक्स कॉइल है, एंड वाई हमारे पास ब्रशेज हैं, एंड जी हमारे पास कम्यूटेटर है। बी आंसर है, 32 बी। नेक्स्ट, two transformers P and Q have 2000 turns each on the primary coil and 1000 turns on their secondary coils. Both are 100% efficient. अच्छा भाई, the secondary coil of transformer P is connected to the primary coil of transformer Q. अच्छा, सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर P का प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर Q से कनेक्टेड है। चलो इसकी थोड़ी सी डायग्राम बनाते हैं। बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2000 टर्न है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1000 टर्न है। सही है। एंड ये कनेक्टेड है एक और ट्रांसफॉर्मर से, तो यहाँ पे हमारे पास 2000 टर्न वापस हो गए, और इधर हमारे पास वापस 1000 टर्न है। सही है। थोड़ा साफ सुथरी डायग्राम बना देता हूँ सो दैट समझाना भी आसान हो जाए। ये प्राइमरी कॉइल, इसके कितने, 2000 टर्न है। और ये वाला प्राइमरी कॉइल, इसके भी कितने हैं, 2000 टर्न है। देन ये सेकेंडरी कॉइल है, इसके कितने हैं, 1000 टर्न है। और ये भी सेकेंडरी कॉइल है, जिसके कितने हैं, 1000 टर्न है। सही बेटा। आ, ये है हमारे पास ट्रांसफार्मर पी, और ये है ट्रांसफार्मर क्यू। बोल रहे हैं क्यू प्रोवाइड्स अ मोटर विद अ करंट ऑफ 2.2 एम्पेयर। बेटा यहाँ पे करंट आ रहा है 0.2 एम्पेयर। सही है। तो क्या रिलेशनशिप था हमारे पास, फॉर्मूला याद करो, वीपी अपॉन वी एस बराबर है एनपी अपॉन एन एस बराबर है आई एस अपॉन आई पी। सही है, ये फॉर्मूला था हमारा। तो नंबर ऑफ टर्न्स वर्सेस करंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है हमारे पास, इनवर्स। ये देख रहे हो, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के मुकाबले में प्राइमरी कॉइल का करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तो चलें देखते हैं। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, टर्न्स डबल हो रहे हैं, तो करंट भी क्या होगा, डबल होगा। डबल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे करंट हो जाएगा 0.2 का डबल 0.4। सही है। तो यही 0.4, व्हाट इज द करंट बीइंग सप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर पी। अच्छा, ऑप्शंस को लेके चलते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान रहेगा। अगर मैं 0.8 प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो 0.8 यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए हमारे पास, हाफ हो गए। सही है। तो करंट क्या होगा मेरे ख्याल से, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के दरमियान, ये सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल का ही करंट होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न इनवर्स हैं दोनों आपस में। सही है। बट अगर यहाँ पे करंट है हमारे पास, लेट से 0.8, मैं ऑप्शंस चेक कर रहा हूँ, तो 0.8 से हमारे पास करंट, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया बेटा, हाफ हो गया। यानी करंट को होना चाहिए आई गेस डबल, क्योंकि इन दोनों के दरमियान रिलेशन हमारे पास क्या है, इनवर्स का है। या दिस इज एन एस एंड दिस इज आई पी। 2:1, 1:2। सही है। इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए बेटा। तो जरा एक काम करो, यहाँ पे रेशियो निकाल दो। प्राइम
ट्रांसफॉर्मर पी के लिए एनपी अपॉन एनएस क्या है बेटा हमारे पास, 2:1। सही है। तो आई एस अपॉन आई पी कितना हो जाएगा, 1:2। सही है। इसका मतलब करंट हाफ होगा, यानी करंट यहाँ पर आएगा 0.4। सही है। एंड यहाँ की बात करें, जो करंट 0.4 यहाँ पर मिला है वही करंट आगे भी प्रोसीड होगा। सही है। एंड 0.4 अगर करंट यहाँ पर है तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ टर्न्स एन पी अपॉन एन एस क्या हो रहा है, 2:1। तो आई एस अपॉन आई पी वापस हो जाएगा 1/2। सही है। तो यहाँ पे 0.4 मिला, 0.4 का हाफ क्या होगा, 0.2। लेकिन आंसर हमारे पास क्या है बेटा, 33 का आंसर 0.8 से लेके चले थे ना। हम्म। हम्म। ये जो करंट थीम रहेगा, फिर यहाँ पे करंट आ रहा है हाफ। अगर हम को लेके चलते हैं, यहाँ पे हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ हम गलती कर रहे हैं। ये 2 आ रहा है आई एस अपॉन आई पी, तो आई एस आई पी के मुकाबले में एक काम करते हैं ना, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं। डी से चलते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी से हमने क्या किया बेटा, एन पी अपॉन एन एस बराबर कर दिया आई एस अपॉन आई पी। हमें आई एस निकालना है। सही बेटा। पी के लिए बात कर रहा हूँ पहले मैं। तो आई एस क्या हो जाएगा बेटा, एन पी आई पी अपॉन एन एस। सही है बेटा। तो आई एस की वैल्यू क्या आ रही है, एन पी है हमारे पास 2000, आई पी है हमारे पास, अगर मैं इसके मुताबिक चल रहा हूँ, 0.05 ओवर एन एस हमारे पास कितना है, 1000। सही है, अब हो जाएगा। 2000 डिवाइड बाय 1002 आएगा। 2 × 0.05 क्या आ रहा है बेटा, 0.1। तो यहाँ पे आ रहा है 0.1, तो यहाँ पे ट्रैवल हुआ करंट 0.1। अब बेटा ये दोनों सीरीज में है, तो मैं वापस यही वाला काम करूंगा। तो मुझे यहाँ का करंट पता चल गया 0.1। सही है। तो क्या होगा बेटा हमारे पास, एन पी अपॉन एन एस बराबर है आई एस अपॉन आई पी। अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन आई एस, कि आई एस हमारा 0.2 आ जाए किसी तरह, क्योंकि 0.2 हमें आउटपुट पे मिल रहा है। तो आई एस के लिए हम वापस यही फॉर्मूला लगाएंगे, एन पी आई पी अपॉन एन एस। वैल्यूज पुट करो, एन पी है 2000, आई पी है 0.1, और आई एस कितना है, 1000। सही है। तो अगेन आंसर आएगा हमारे पास ये आ गया बेटा आंसर। बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल था। एंड वापस मैं इस सवाल को बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने इस सवाल को डील किया है। सबसे पहले तो बेटा मैंने इस सवाल की डायग्राम बनाई। सही है। और डायग्राम में मैंने ट्रांसफॉर्मर पी ट्रांसफॉर्मर क्यू दिखाया। सही है। ट्रांसफॉर्मर पी का ये है प्राइमरी कॉइल, ये है सेकेंडरी कॉइल। सही है बेटा। अब मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर पी का सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफॉर्मर क्यू के प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट कर दिया। दीज टू कॉइल्स आर इन सीरीज, तो इन दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। सही है। और ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफॉर्मर क्यू का। सही है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इस फॉर्मूला को, इस हिस्से को यूज किया, ये वाले हिस्से को यूज किया। ठीक है। एन पी अपॉन एन एन बराबर है आई एस अपॉन आई पी। तो आई एस की वैल्यू निकाली, और मैंने ऑप्शंस कंसीडर किया कि प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, अगर प्राइमरी कॉइल पे इनपुट करंट है 0.05, तो मैं इस तरह लेके चला। मैं बाकी दूसरे ऑप्शंस पे भी जाता, बट डी पे आया, डी पे ही हमें आंसर मिल गया, इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन रोक दी है।
लेकिन अगर हमें नहीं पता होता हमें बाकी ऑप्शंस को भी इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता। सही है। या अगर हम लोग आसान लफ्जों में समझाएं तो देखो डबल का रेशियो आ रहा है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो रहे हैं तो करंट डबल हो रहा है। इनवर्स रिलेशन है ना नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट में। तो नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो रहे हैं तो करंट डबल हो रहा है। सही है। सिमिलरली करंट क्या आया, नंबर ऑफ टर्न्स अगेन हाफ हो रहे हैं तो करंट डबल हो रहा है। सही है। तो इस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट किया ऑन द कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर मैं कैलकुलेशन के मुताबिक बात करूं, मैंने यहाँ से आई एस कैलकुलेट किया, ये आया। अब जो आई एस हमारे पास आ रहा है 0.1 एम्पेयर, वही आई एस यहाँ पर वायर ट्रांसफार्मर क्यू के लिए आईपी के तौर पे काम करेगा। सही है। अगेन नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो रहे हैं तो करंट डबल होगा। ठीक है बेटा। तो हमें साफ दिख रहा है दोनों में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब बाकी ऑप्शंस के थ्रू भी मैं आपको आंसर बताता हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। बेटा अगर 0.8 है, नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो रहे हैं, सॉरी हाफ हो रहे हैं, करंट डबल होगा, ये 1.6 बनेगा। सही है। देन अगेन यहाँ पे 1.6 होगा, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो रहे हैं, करंट डबल होगा, 3.2 बनेगा। हमें तो चाहिए कि कितना करंट, 0.2। तो ए गलत है। सही है। यहाँ से चलो 0.4 डबल हो गए 0.8, एंड 0.8 डबल हो गए 1.6, तो बी भी गलत है, हमें तो 0.2 चाहिए। देन 0.1 डबल हो गए 0.2, 0.2 डबल हो गए 0.4, हमें तो 0.2 चाहिए, सी भी गलत। जबकि 0.5 डबल हो गए 0.1, एंड 0.1 डबल हो गए 0.2, दिस इज व्हाट वी वांटेड, दैट इज हाउ हमारा ये पूरा वर्किंग बिल्डअप हुआ। तो मैंने आपको कैलकुलेशन से भी समझा दिया, कंसेप्ट से भी समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। Alpha particles are directed into at a metal foil. Most of the particles pass through the foil with a little change in the direction. ठीक है। A small proportion of particles are scattered back through large angles. Okay. What is the evidence suggest about the structure of an atom? बेटा क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे चले गए, यानी हमारा एटम जरूरत से ज्यादा खाली है। सही है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। इट कंसिस्ट ऑफ द चार्ज center much smaller than the size of the atom with little mass of the atom। ये बात गलत कर दी, little mass of the atom। nucleus contains most of the mass of the atom। it consists negative charge, नहीं बेटा पॉजिटिव था। it consists of a charge center with most of the mass, सही है, सी आंसर है। it consists positive charge, सही है, containing small negative charges scattered throughout, ये बात गलत कर दी इन्होंने, तो सी आंसर है। अच्छा एक चीज और, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर कभी ड्यूरिंग द पेपर आपका कोई ऐसा सवाल आ जाए जो आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो एक सवाल की वजह से बाकी सवालात को खतरे में नहीं डालिएगा, उसे छोड़कर आगे बढ़िएगा। विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल? तो अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या है बेटा, लेस आयोनाइजिंग है, गलत। अल्फा पार्टिकल लेस पेनिट्रेटिंग है, यस, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर मोर आयोनाइजिंग, मोर आयोनाइजिंग है बिल्कुल। अल्फा पार्टिकल्स आर मोर पेनिट्रेटिंग, नो। अल्फा पार्टिकल्स आर मोर पेनिट्रेटिंग, नो। लेस पेनिट्रेटिंग बोला है तो सही बोला था, ये गलत बोला था, तो बी आंसर है, 35 बी। विच स्टेटमेंट अबाउट द अल्फा डीके इज करेक्ट? बेटा अल्फा डीके में क्या होता है, हमारे पास कोई एलिमेंट है अगर जो अल्फा डीके कर रहा है, तो बेटा क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4। ठीक है। न्यूक्लियॉन लूजेस इलेक्ट्रॉन, nucleus changes to a different element, yes. Nucleus does not decay until one half life, no. After two half life alpha decay will stop, no। नया एलिमेंट बन गया ना जिसका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो गया। नाउ explosion in nuclear reactor spreads isotope cesium across large area। After 90 years have passed, the quantity of cesium is to 12.5% the original। What is the half life of cesium? अच्छा देखते हैं बेटा। 100 से 50% हुए होंगे पहली हाफ लाइफ के बाद, 50% से 25% हुए होंगे दूसरी हाफ लाइफ के बाद, 25 से 12.5% हुए होंगे तीसरी हाफ लाइफ के बाद। बेटा 90 साल में 3 हाफ लाइफ आ रही है। ठीक है।
तो एक हाफ लाइफ कितने की होगी? 30 साल की। ठीक है। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ सीजियम? 30 C। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रोटेट्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट? प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में होते हैं, एंड प्लैनेट। गैलेक्सी ऑर्बिट नहीं करती सन पे। रेड जाइंट तो खुद स्टार है, वो सन के अराउंड की ऑर्बिट करेगा। मून प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करता है। Which statement about the sun is correct? Nuclear reaction in the sun create mainly radio wave and microwave. No. क्या बताया था? Mostly infrared, visible light and ultraviolet. Sun is powered by fission. No. Sun is powered by fusion and electromagnetic radiations produce 39D. Now, to determine the Hubble constant, astronomer measure the distance of the galaxy from the Earth is this. D beta. सही है। द ऑल्सो मेजर द स्पीड ऑफ प्रेसिशन। ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हबल कांस्टेंट? वैसे तो हमें याद है हबल कांस्टेंट की वैल्यू 2.2 एक्सपोनेंट -18। तो सी बी आंसर है वैसे हमारा। लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ, वी इक्वल टू एच डी, ये सिर्फ IGCSE का कंटेंट है बेटा। V/D। स्पीड ऑफ प्रेसिशन क्या है? 5.2 × 10⁻³ किलोमीटर पर सेकेंड। और ये भी किलोमीटर में 2.5 × 10⁻21। तो 5.2 एक्सपोनेंट 3 डिवाइड बाय 2.5 एक्सपोनेंट 21, 2.08 इंटू 10⁻−18 सेकेंड। सही है बेटा। तो ये हमारा पेपर खत्म होता है। एंड ओपनिंग द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स ओपन है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मरियम बेटा, आई एम हैविली ऑक्यूपाइड। आप लोगों को जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं ना व्हाट्सएप पे, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, 1-2 दिन में मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। अभी आपके पेपर में बहुत टाइम है, आई एम सुपर ऑक्यूपाइड। तो मैं आप लोगों को जल्द से जल्द जवाब दूंगा। फिजिक्स अनलीश टू फिजिक्स वर्स। यस बेटा, रीब्रांडेड। सर वेयर आर द सॉल्व पेपर्स अपलोडेड? ये कैसा सवाल है बेटा? गूगल ड्राइव। मरियम, मरियम ने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन सेंड किए हैं, पहले देख लेते हैं। और कोई इसको मैच कर रहा है? 6 और 9। चलो 9 मैच हो रहा है मीन के साथ। चलो देखते हैं। मरियम, जल्दी से हैंड रेस करो। आई अनम्यूट यू। यू हैव नंबर ऑफ क्वेश्चन, ताकि हम जल्दी से इसे कवर कर लें। तो आप अपना माइक्रोफोन ओपन रखिएगा। मरियम वकार, सॉरी सिर्फ मरियम। मरियम, आपका मैंने चैट फीचर किया हुआ है, काइंडली आप अपना हैंड रेस किया करें, ताकि हम जल्द से जल्द आगे बढ़े। यस मरियम, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं हम। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बात हो रही है, जब ऑब्जेक्ट नीचे फॉल करके आ रहा है, किससे फॉल करते हुए आ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। सही बेटा। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री जी फॉल का मतलब क्या है? हर एक सेकंड में बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड बढ़ रही है तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। सही है बेटा। अब एयर रेजिस्टेंस अपोजिंग फोर्स है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स कम होगी एंड एक्सेलरेशन भी कम होगा। सही है मरियम। जी सर। चलो क्वेश्चन 7 की तरफ चलो। अरमीन आप भी सुनो क्वेश्चन 7 को। क्वेश्चन 7 में बोला है मोमेंटम किस तरह निकलेगा? ये तो बहुत आसान सवाल है। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम। सही है बेटा। सर इसमें हमने डायरेक्ट बस हमने मोमेंटम का क्यों नहीं यूज़ किया क्योंकि उसने चेंज इन फॉर्मूला? मोमेंटम बोला है ना। मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम डिफरेंट है। अच्छा, ठीक है सर। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने बोला कि भाई ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट की हाइट पर है। सही है। तो मैंने बोला ये ऊपर जाएगा तो जीपी जितना इंक्रीज हुई है उतना डिक्रीज भी हो रही है। सही है। तो हमने जीपी को साइड में किया। दैट इज वाई मैंने एमजीएच को माइनस किया। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो एनर्जी लॉस करवाएगा, उसको भी माइनस किया। तो टोटल एनर्जी ये थी, जिसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर हुई और इतनी एनर्जी जाया हुई। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? पॉइंट क्यू पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी?
तो इस तरह निकलेगा इसका एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा। सर लेकिन इसमें एमजीएच ऐड नहीं होगा, क्योंकि जब हम हाइट पे जा रहे हैं तो वो उस पाथवे पे ऐड नहीं होगी खुद से ही। बेटा देखो, हम इतनी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं ना, सही है। अब आप ये कह लो कि सिर्फ आप इतने पार्ट की mgh बोल दो, इतने पार्ट वाली जो एनर्जी है ना उसे बोल दो mgh। सही है। तो mgh ऊपर जाते हुए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में, मतलब इस पॉइंट पे हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हमारे पास जितनी भी एनर्जीज हैं, क्या क्या एनर्जीज थी बेटा? एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी हमारे पास, एक वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ रही थी। दोनों हमारे काम की नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हमारे काम की है। सही है। तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। 10, MCQ 10। MCQ 10, सेन की डायग्राम मैंने भी टू बी ऑनेस्ट पहली मर्तबा देखी है, लेकिन इसको बहुत जल्दी हमने डिकोड कर लिया था। बोल रहा है दो लाइंस के दरमियान जो एनर्जी है वो 40 जूल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इलेक्ट्रिक ड्रिल किसे कहते हैं? वो जो ड्रिल मशीन होती है जो दीवार में होल करती है, तो उसकी हमारे पास यूजफुल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। जितना स्पीड से ड्रिल घूमेगी उतना होल होगा। वी डोंट वांट साउंड, वी डोंट वांट थर्मल एनर्जी, तो ये एनर्जी लॉस्ट है। उसने बोला एनर्जी वेस्ट कितनी है, तो मैंने देख लिया 1 2 3 4 5 लाइन आ रही है सेन की डायग्राम्स में। एक लाइन 40 जूल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 5 लाइन 200 जूल को रिप्रेजेंट कर रही है। सही है। सर तो हमने काइनेटिक एनर्जी को भी काउंट किया है। काइनेटिक एनर्जी तो मेरी फायदे की एनर्जी है ना, वो वेस्ट थोड़ी है। अच्छा सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 21। 21 में हमने बात की है, सिंपल सी बात है बेटा। देखो, उसने बोला है 10 स्मॉल बॉक्सेस 5 सेंटीमीटर, और फोकल पॉइंट क्या है बेटा? जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो फोकल पॉइंट को कट करते जाती है, तो ये मेरा फोकल पॉइंट है। सही है। कितने बॉक्सेस आ रहे हैं? 8। तो अगर 10 स्मॉल बॉक्सेस 5 सेंटीमीटर के बराबर हैं, तो 8 स्मॉल बॉक्सेस 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। सही है। दैट इज हाउ वी फाउंड फोकल पॉइंट, सॉरी फोकल लेंथ। क्लियर। अब सर आपको आपको ये कैसे पता चला था कि ये फोकल पॉइंट है? अरे, रूल है ना, जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो हमेशा फोकल पॉइंट को कट करते हुए जाती है, तो ये था फोकल पॉइंट। हाँ हाँ हाँ। सही है। ठीक है। और इमेज से लेंस तक का फासला एक पूरा 10 बॉक्सेस है, तो वो 5 सेंटीमीटर हो गया। सही है। ठीक है। अच्छा जी, 23। 23 में हमसे बोला गया है लाउड स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन होती है। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो हमारा जो फ्लेम है वो इस तरह मूव करेगा। सही है। ठीक है सर। 30। 30 में हमने ये जो बात इसने की है ना, ये बात मुझे तो समझ में आ गई थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया बेटा? मैंने अप्लाई किया यहाँ पे डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट। तो जब मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दी, तो बेटा डायग्राम बनाने के बाद क्या सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है कि दिखाई दे रहा है कि, सॉरी मेरे ख्याल से मीटिंग डिस्कनेक्ट हुई थी बीच में, मैं वापस रिपीट करता हूँ। तो मरियम, सीन ये चल रहा है कि मैंने डायग्राम बनाई, 4 ओम और 8 ओम सीरीज में है। सही है। और 8 ओम के साथ वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो 36 वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है बेटा। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर वाला सिनेरियो हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा? मैंने यहाँ पे सिंपल सा डिस्कशन फॉलो किया, विच इज क्या रेशियो है ऊपर और नीचे वाले रेजिस्टर में। सही है बेटा। तो ऊपर वाले रेजिस्टर में हमारे पास जो रेशियो आ रहा है 1:2 का आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे अगर मेरे पास रेजिस्टेंस डबल है तो वोल्टेज भी डबल है। इसके मुकाबले में यहाँ पे रेजिस्टेंस हाफ है तो वोल्टेज हाफ है। सही है मरियम? क्लियर मरियम? मरियम, कैन यू हेयर मी? जी सर, अब आवाज़ आ रही है। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से इंटरनेट अनस्टेबल हुआ था बीच में। मैं बोल अजीब बदतमीजी है यार।
चलो ओके। तो मरियम वापस अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी मरियम, मैं ये जी कह सर। रहा था, जरा इन दोनों में देखो रेशियो क्या है, 1:2। तो अगर रेजिस्टर्स में रेशियो 1:2 है तो वोल्टेजेस में भी रेशियो 1:2 होगा। यानी अगर ये वोल्टेज 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 36 का हाफ यानी 18। सही है बेटा। सही है सर। क्वेश्चन नंबर 37। 37 में हमसे बोला गया है, ये तो सिंपल है। ठीक है, 100% से 50% पहली हाफ लाइफ के बाद होगा, 50 से 25% दूसरी हाफ लाइफ के बाद होगा, 25 से 12.5% तीसरी हाफ लाइफ में आएगा। 90 ईयर्स में 3 हाफ लाइफ आ रही है, तो एक हाफ लाइफ 30 साल की हो गई। सर हम हमेशा तो 100 से शुरू नहीं करते, तो इसमें कैसे पता चला 100 से शुरू करेंगे? बेटा बिगिनिंग में अनस्टेबल न्यूक्लियर तो 100% ही होंगे ना, टाइम के साथ साथ वो अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। सही है। तो ये आपके सवालात थे। अरमीन, आपका क्वेश्चन 6 और 9 है। तो क्वेश्चन 6 और 9 में से 9 तो आपने समझ लिया है, क्वेश्चन 6 देख लो। क्वेश्चन 6 में बेटा अरमीन रेज योर हैंड। अरमीन रेज योर हैंड। आर यू इन द क्लास? जी बेटा अरमीन। अब सुनो, उतनी बात समझ में आई कि रिजल्टेंट मैंने ये ब्लैक वाला कैसे निकाला है। यस सर। ओके, अब देखो, अगर रिजल्टेंट जी ये सर। है तो इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं होगा अगर आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है। इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो बेटा 0 रिजल्टेंट फोर्स के लिए इसको कोई ना कोई बैलेंस करेगा। तो बैलेंस कौन करेगा, ये वाली फोर्स। उसने क्या बोला, व्हाट इज द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ ओके सर। फोर्स एट द हिंज। तो हिंज ये डायरेक्शन की फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो दैट ओवरऑल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है बेटा। ओके सर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13, 3 और 27 सबा। सबा 3 क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है। ये अब समझा चुका हूं मैं, आई थिंक मरियम को समझाया था तो आपने सुन लिया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में थोड़ा सा काम है, ये मैंने 2-3 दफा समझाया है बेटा। तो समावी तुम भी सुनो, तुम्हारा भी 27 है। तो बेटा ये तो आसान है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस डबल हो गई। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया का हमारा फंक्शन फैक्टर ये है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के स्क्वायर से। अब इसने बोला डायमीटर क्वार्टर हो रहा है, तो इसका मतलब मैं 1/4 यानी क्वार्टर डायमीटर का स्क्वायर जब करूंगा तो 1/16 आएगा। यानी डायमीटर का फैक्टर 16 गुना कम हो रहा है, सिंस डायमीटर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्लेयर हुए हैं। तो अगर डायमीटर का फैक्टर 16 गुना कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस 16 गुना बढ़ेगा। ऊपर रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ा, नीचे 16 गुना बढ़ा, तो ओवरऑल फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 16 32 गुना। यानी पहले अगर रेजिस्टेंस 1 टाइम था, अब रेजिस्टेंस 32 गुना बढ़ गया है, तो 1:32 आएगा। सही बेटा। अब सवाल आप 33 सुनो। 33 में बहुत सिंपल सी डिस्कशन है। इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है क्योंकि एक डिनोमिनेटर में है, दूसरा न्यूमरेटर में है। सही है। तो मैंने बोला अगर मैं ऑप्शन डी को लेके चलता हूं तो 0.05 एम्पेयर करंट है। नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो रहे हैं 2000 से 1000, तो करंट डबल होगा, 0.01 से 0.1। देन अगेन नंबर ऑफ टर्न्स हम हाफ हो रहे हैं 2000 से 1000, तो करंट डबल होगा, 0.1 से 0.2। सही बेटा। सिंसियर रिक्वेस्ट प्रायोरिटाइज फैब्रुअरी मार्च। बेटा मेरे लिए मरियम सारे पेपर देख जैसे हैं, फरवरी मार्च जस्ट बिकॉज वो
न्यूएस्ट पेपर है, दैट डजंट मीन कि एग्जामिनर सारे सवाल उसमें से उठा के दे देगा। जैसा मैंने कहा, मैं आज की क्लास में अक्टूबर नवंबर P21 P22 करवाने के बाद फरवरी मार्च 2025 करवाऊंगा। ठीक है। ओके। फुरकान, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, आई वाज डिस्कनेक्टेड। चलो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ। नया